हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए जो है उसका वॉल्यूम फर्स्ट के सभी चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। और पार्ट ए में दो वॉल्यूम है, एक है पार्टनरशिप पे बेस्ड और दूसरा है कंपनी पे बेस्ड। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे वॉल्यूम सेकेंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और उसमें शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर। आज हम लोग अकाउंट्स का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जो है इशू ऑफ शेयर, ये शुरू करेंगे। और अक्सर कई लोग के से आपने सुना होगा कि इशू ऑफ शेयर एक टफ चैप्टर है, बट जब आप हमसे पढ़ते हो अकाउंट्स तो अकाउंट्स का एक भी चैप्टर टफ नहीं है। इशू ऑफ शेयर को हम इजी एक्सप्लेनेशन विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि टफ से टफ क्वेश्चन भी आप विद इन मिनट बना लेंगे, कुछ मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हाँ, एक चीज चाहिए, इशू ऑफ शेयर एक लेंदी चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ऑन एन एवरेज चैप्टर 1 मंथ चलेगा, 1 महीना इशू ऑफ शेयर हम पढ़ाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम बताएं आपको, उसको रेगुलर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा और कॉन्सेप्ट का रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तभी इशू ऑफ शेयर समझ में आएगा। शुरुआत के 2-3 क्लासेस थ्योरी क्लासेस रहेंगे, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो जो पॉइंट आएगा वो हम थ्योरी क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उन सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट को समझने में आसानी रहे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 6 to 12 की पढ़ाई किया है, जिसमें मैं 10th और 12th में 95% मार्क्स लाया हूं और अपने टाइम में स्कूल टॉपर था। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने ऑफलाइन गुडविल एडुकेयर के सेंटर के माध्यम से पढ़ा दिया और कई हजार बच्चों को ऑनलाइन सर्विसेज दिया हूं। इसमें से लगभग करीब 800 से अधिक बच्चे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। यदि आप भी BHU और ड्यू में पढ़ने का सपना रखते हैं तो गुडविल एडुकेयर से CUET का प्रिपरेशन जरूर करिएगा, जिससे कि आपका BHU ड्यू और ड्यू के SRCC कॉलेज में पढ़ने का जो सपना है उसको साकार करने में हम अपना पूरा मदद करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत एक दमदार लाइक के साथ करिए। चलिए, डन, ओके। जैसा कि आज के थंबनेल से आपको अब समझ में आ गया है कि आज इशू ऑफ शेयर्स का हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर में आज हम लोग पूरे थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या क्या है, क्या क्या हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, ये आपको दिख रहा है। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। आज की क्लास में हम लोग कंपनी का एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, ये आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए आगे 1 by 1 जो भी टॉपिक हमने बताया इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन क्या है? कई लोगों ने कंपनी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें से सबसे एक इजी और बेस्ट डेफिनेशन आपके सामने मैं बता रहा हूं। प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग कहा गया है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ,
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। बच्चे अब कंपनी का जो ये डेफिनेशन है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ये जो कंपनी का डेफिनेशन है जो प्रोफेसर हैने के द्वारा दिया गया है, ये काफी ही इजी और सही डेफिनेशन कंपनी का है। आगे जब हम कंपनी के फीचर्स पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखोगे फीचर्स में जो भी पॉइंट आया है सभी पॉइंट को डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कंपनी का लीगली लॉ के आई में कंपनी का अपना खुद का एक लीगल एंटिटी है। कंपनी जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन हैं तो ऐसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग के द्वारा क्रिएट किया गया है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, और एज अ एक पर्सन की तरह कंपनी हर कुछ अपने नाम पे कर सकता है, खुद के नाम पे कोई चीज परचेज और सेल कर सकता है। लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन है कि किसी मेंबर्स के आने जाने डेथ वगैरह से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलते रहता है। और कॉमन सील, कंपनी का सिग्नेचर की जगह पे एक मुहर होता है, उसे कॉमन सील कहते हैं। तो ये कंपनी का डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी की। कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी का फीचर्स क्या है, ये डिस्कस करते हैं आगे। आर्टिफिशियल पर्सन, बच्चे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि एक पर्सन होने के नाते हम लोग तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग नेचुरल हैं, बट कंपनी आर्टिफिशियल है। क्यों? कंपनी मैनमेड है, ठीक ना, कंपनी मैनमेड है। एक पर्सन की तरह कंपनी सब कुछ कर सकता है, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सांस नहीं ले सकता है। बाकी कोई भी चीज खरीदना बेचना है ना, लगातार कंपनी खुद के नाम पे कर सकता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, यहां पे हम कह सकते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बच्चे कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का अपना खुद का एक पहचान होता है, और वो पहचान उसको किसने दिया है? लॉ ने। जैसे आपका नाम आपका पहचान है, ऐसे कंपनी का अपना नाम कंपनी का पहचान है, और कंपनी अपने नाम के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है ना। लीगल एंटिटी कंपनी का अपना खुद का है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, अपने नाम पे कोई भी असेट्स परचेज एंड सेल कर सकता है, तो इसलिए कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बच्चे परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? एक होता है वर्ड परपेचुअल सक्सेशन, अभी आपने पढ़ा था, और वही परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बोथ आर सेम। इसका मतलब होता है कि किसी मेंबर्स के आने या जाने से ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी मेंबर्स के आने या जाने से ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। जैसे यहां पे कहा गया है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस में कि मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी रन फॉर एवर। जैसे यहां पे आप लिख सकते हो मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी रन फॉर एवर। मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे बट कंपनी लगातार चलते रहेगा, यही परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है। जनरली सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मेंबर्स के डेथ से मेंबर्स के इंसॉल्वेंसी से फर्म अफेक्ट होता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स आएंगे शेयर होल्डर्स जाएंगे बट कंपनी चलते रहेगा, यही परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है। लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चे
अभी जस्ट आपने इससे पहले पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े थे, और 11th में आपको याद होगा बीएसटी में चैप्टर 2 में आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी था और कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि पर्सनल एसेट्स बेचा जा सकता है ओनर का, शेयर होल्डर्स का, अनलिमिटेड के केस में, और कंपनी में लिमिटेड होता है। इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। उसका पर्सनल एसेट्स नहीं बेचा जा सकता है, पर्सनल एसेट्स नहीं बेचा जा सकता है। मतलब द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड इन द कंपनी अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इसका मतलब समझना, जैसे मान लो कि एक शेयर कंपनी का 10 रुपए का है, एक शेयर कितने का है 10 का, और किसी ने 100 शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा 100 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, 100 शेयर किसी ने कंपनी का खरीदा। अब उसने 10 रुपए में से 8 रुपया कंपनी को पे कर दिया है, ओके 800 रुपया दे दिया है, बचा कितना 2 रुपया। तो अब कंपनी मैक्सिमम उससे उतना ही मांग सकती है जितना अमाउंट अनपेड है। जैसे यहां पे 100 शेयर पे 2 के हिसाब से जो ड्यूज है, मैक्सिमम लाइबिलिटी अब उसका इतना ही बनेगा जितना अनपेड है। और दूसरा केस, अगर किसी ने 100 शेयर खरीदा और वो पूरा का पूरा 100 शेयर पे 10 का 10 कंपनी को दे दिया, अब कंपनी उससे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांग सकती है। उसका लाइबिलिटी लिमिटेड है एक शेयर के फेस वैल्यू तक, और अगर आपने वो फेस वैल्यू पूरा कंपनी को दे दिया तो कंपनी कैन नॉट आस्क एनी अमाउंट फ्रॉम यू एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ गया ना? तो यहां पे कि लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होता है शेयर होल्डर्स का अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर के फेस वैल्यू तक। ठीक है, पर्सनल एसेट्स नहीं बेचा जाएगा शेयर होल्डर्स का, चाहे कंपनी बंद होगा। मैक्सिमम मेरा वही डूब सकता है जितना मैंने लगाया है, मेरे घर का कोई एसेट्स नहीं बेचा जाएगा कंपनी में। समझ में आता? लाइबिलिटी लिमिटेड है, नॉट अनलिमिटेड। कॉमन सील, बच्चे जनरली हम लोग क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में हम लोग नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर। और कंपनी में क्या होता है, कंपनी तो इतना खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो हम लोग की तरह सिग्नेचर तो नहीं कर सकता है, तो कंपनी का एक स्टाम्प होता है, मुहर होता है, वो कंपनी के सिग्नेचर का रोल प्ले करता है। तो कंपनी में कॉमन सील जो होता है कंपनी का, मुहर जो कंपनी का होता है, वो कंपनी का सिग्नेचर का रोल प्ले करता है। किसका? सिग्नेचर का। कंपनी का जो मोहर होता है वो कंपनी का सिग्नेचर का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। बच्चे जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस रन कर रहे हैं, हम सोचे मैं जा रहा हूं, मेरे बदले कोई XYZ कोई भी पर्सन मेरे जगह पे वर्क करेगा पार्टनरशिप फर्म में, और हम जा रहे हैं अपना शेयर बेच के। ये पॉसिबल नहीं है पार्टनरशिप में जब तक अदर पार्टनर्स एग्री ना हो। बट कंपनी में क्या है, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर काफी इजी है। मतलब कि जब हम चाहे तो अपना शेयर बेच सकते हैं, कोई और खरीदे। मतलब शेयर का ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर काफी इजी होता है। ऐसा नहीं है कि हम खरीद लिए तो हमेशा मेरे ही पास आएगा और हम जा नहीं सकते हैं। हम अपना शेयर कभी भी बेच सकते हैं, उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू हम अपना शेयर बेच सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में ओनर और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। जनरली बच्चे आप देखते होंगे कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर होता है जनरली वही मैनेज करता है। बट कंपनी में क्या है कि जितने भी लोग कंपनी का शेयर खरीदे हैं सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर हैं। बट क्या ये पॉसिबल है कि सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा हैं कि सभी का पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर कम भी है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई मैनेजमेंट के लिए वेल क्वालिफाइड हो। इसलिए आप
कंपनी में शेयर परचेज किए हो, आप शेयर होल्डर्स तो हो, आप ओनर तो हो, बट कंपनी अपना मैनेजमेंट अलग से हायर करती है। आपने पैसा लगा दिया, अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी सोचती है कि मेरे मैनेजमेंट के लिए जो सूटेबल है, चाहे उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं या आउटसाइडर हो सकते हैं, कंपनी अपना मैनेजमेंट खुद हायर करती है। इसलिए कंपनी में ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। सभी शेयर होल्डर्स जो हैं, सभी शेयर होल्डर सभी शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर है, बट सभी शेयर होल्डर्स कंपनी का मैनेजमेंट नहीं होता है। कंपनी अपना मैनेजमेंट हायर करती है वेल क्वालिफाइड पर्सन को, वेल क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को कंपनी हायर करती है अपने मैनेजमेंट के लिए। तो जनरली ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है कंपनी में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सेम ही होता है, जो ओनर होता है वही मैनेज करता है। अरे हमारा बिजनेस है, हमने मैनेज करेंगे, कौन करेगा, है ना, समझे बात की नहीं। बट कंपनी में अलग अलग होता है। कंपनी में ओनर कई लोग होते हैं, जितने लोग शेयर होल्डर्स हैं सब ओनर है, बट दे ऑल ओनर्स आर नॉट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्लियर? चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। डन? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बच्चे आपको पता है अभी हमारा चल रहा है कंपनीज एक्ट का सेशन 2013। इससे पहले क्या सेशन था कंपनीज एक्ट का? 1956। कौन सा सेशन? 1956। जब हम लोग 12th पास किए थे तो उस समय हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 पढ़े थे, और अब चलता है उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे रिवाइज किया जाता है कंपनीज एक्ट को। तो अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपनीज होते हैं? तो 2013 के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में कंपनीज के कैटेगरी को बांटा गया है। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में एक्सप्लेन है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में एक्सप्लेन है। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में एक्सप्लेन है। और तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कंपनी है, जिसमें मेरा जो आपका जो चैप्टर है जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में। ये दोनों बस नाम के लिए 2-4 डेफिनेशन और 2-4 पॉइंट इसके बारे में जान लेंगे, बाकी ये हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, मतलब कि हमें पढ़ना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, ये वाला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 तरह के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में एक्सप्लेन किया गया है। पब्लिक कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में एक्सप्लेन किया गया है। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो अभी शेयर पढ़ रहे हैं वो पहली बार ओपीसी का नाम सुन रहे होंगे, इससे पहले नहीं सुने होंगे। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में तो आपने जानते हो। ओपीसी एक नया तरह का कंपनी है जो 2013 में ही आया है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ओपीसी नहीं था, 1 पर्सन कंपनी नहीं था, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी थे, ओपीसी नहीं आया है। एक नया तरह का कंपनी ओपीसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए 1 बाय 1 हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी के बारे में आपको समझाते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, सबसे पहले कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। देखो ये जो है ना हमारा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके तीनों पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन अनलिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया था? नोट कर लिए हैं? चलिए कर लीजिए। ओके, डन। अब हम बात करते हैं बच्चे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर के फेस वैल्यू तक। ठीक है, जैसे मान लो
कि कोई एक इंडिविजुअल है जो कंपनी का 100 शेयर परचेज किया और एक शेयर जो है 10 रुपए का है, 10 रुपीज इच, तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कितना है? मैक्सिमम 100 शेयर इंटू 10, 1000 रुपए मैक्सिमम लाइबिलिटी है। अब 1000 में जितना आपने दे दिया उतना नहीं देना पड़ेगा, मैक्सिमम बस अनपेड फिगर देना पड़ेगा, ठीक ना। 100 रुपए का एक शेयर है, सॉरी कोई एक इंडिविजुअल 100 शेयर खरीदा और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मैक्सिमम कंपनी में आप कितना देंगे? 100 शेयर इंटू 10, 100 शेयर इंटू 10, 1000 रुपया। अब मान लो इन 100 शेयर पे आपने 10 में से 8 रुपया दे दिया है, 800 रुपया दे दिया है। मैक्सिमम लाइबिलिटी आपका ये था, मैक्सिमम लाइबिलिटी, और आपने 800 पे कर दिया है, पेड, तो अनपेड कितना है बीच में? 200 अनपेड। यही अनपेड रुपीज आपसे कंपनी मांग सकती है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है नंबर्स ऑफ शेयर टेकन इनटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर के फेस वैल्यू तक। अब नंबर्स ऑफ शेयर टेकन इनटू फेस वैल्यू, तो 1000 हुआ, इसमें जितना पे कर दिए, पेड माइनस कर दिए, तो जो अरियर है, जो बाकी है, मैक्सिमम कंपनी उतना ही मांग सकती है। चलिए देखते हैं पॉइंट को। अब लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली limited to the extent of nominal value of the shares held by them, is strictly limited to the extent of nominal value of the shares held by each of them। मतलब इस केस में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वहीं तक नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू का मतलब होता है एक शेयर का प्राइस जितना है। 10 रुपए का शेयर है, मतलब ये फेस वैल्यू हो गया। अगर एक शेयर 10 का है ना, तो ये 10 रुपया जो हुआ बच्चे, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं और इसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक ना, नॉमिनल वैल्यू। तो एक टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच, एक पर्सन के पास 100 शेयर है और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है, तो मैक्सिमम उसकी लाइबिलिटी कितना है? 1000 रुपया, इतना मैक्सिमम। अब इसमें से जो आप दे दिए हो कंपनी को, माइनस कर दो, रिमेनिंग फिगर आपसे बस कंपनी मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती है, चाहे वाइंडिंग अप के केस में भी। समझे बात ना। जनरली सोल पार्टनरशिप में क्या होता है, बंद हुआ तो अब जितना लॉस है कंपनी का, उस मतलब फर्म का, उस केस के लिए आपका पर्सनल एसेट्स पूरा बेचा जा सकता है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। हमने कंपनी का 100 शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो मैक्सिमम हम 100 इंटू 10, 1000 के लिए लाइबल है पे करने के लिए। अब सोचो बच्चे, उसमें से हम 10 में से 8 रुपया दे दिए हैं, तो 100 इंटू 8, 800 दे दिए हैं, तो 1000 मेरा मैक्सिमम लाइबिलिटी है और 800 हम दे दिए, तो कितना बचा हुआ है? 200 रुपया ना। मैक्सिमम कंपनी बंद होगा तो हमसे वही 200 रुपया लिया जा सकता है। मतलब एक शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उसके शेयर्स के फेस वैल्यू तक। इसलिए कहा गया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को ही बच्चे यहां पे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, चलिए दूसरा है कि इफ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर, यदि मेंबर शेयर्स का पूरा वैल्यू पे कर दिया, मतलब ये 100 शेयर पे 10 के हिसाब से 1000 रुपया पूरा आपने दे दिया, ही विल नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट, उस केस में वो एक भी रुपया पे करने को लायबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इफ अ मेंबर हैज पार्टली पेड द शेयर, यदि मेंबर्स पार्टली पे किया, पूरा पे नहीं किया है, ही कैन बी फोर्स टू पे the remaining amount during the existence of the company as well as during the winding up। अब जैसे मान लो कोई पूरा नहीं दिया है, 100 शेयर पे 10 के हिसाब से 1000 रुपया आपको देना था, आपने अभी 8 ही रुपया दिया है 10 में से, तो आपने 800 दिया है। अब 200 रुपया जो अनपेड है, ये कंपनी के एग्जिस्टेंस के दौरान आपसे मांगा जा सकता है या कंपनी वाइंड अप के दौरान मांगा जा सकता है। मतलब मैक्सिमम अनपेड फिगर अब मांगा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, चाहे कंपनी में कितना भी लॉस हो जाए। समझ बात ना। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बी ऑफ 3 टाइप्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है और ओपीसी क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देन ओके, चलिए सबसे पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में डिफरेंस के थ्रू हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को समझेंगे। इससे पहले भी आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस के बारे में। पहला है नंबर्स ऑफ मेंबर, मेंबर्स के बेसिस में। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 होता है, और मैक्सिमम एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय इज 200, मैक्सिमम 200। देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर इज 7 और मैक्सिमम नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम 2 प्राइवेट में, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। इनविटेशन टू द पब्लिक, अब क्या पब्लिक को शेयर्स के लिए कौन इनवाइट कर सकता है, कौन नहीं इनवाइट कर सकता है। तो प्राइवेट कंपनी इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। प्राइवेट कंपनी जनरली ओपन मार्केट में पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं करती है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू करती है। और पब्लिक कंपनी में है इट कैन इनवाइट द पब्लिक, कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। प्राइवेट कंपनी में है इट कैन नॉट इनवाइट, तो प्राइवेट कंपनी नहीं इनवाइट करती है, कैसे इशू करती है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में होता है कि हम अपने नोन लोगों को, रिलेटिव को, कुछ बैंक को शेयर्स इशू कर देते हैं, पब्लिक को डायरेक्टली इशू नहीं करते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, किस कंपनी में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ओनरशिप इजीली चेंज हो सकता है, इजीली आप अपना शेयर सेल कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी में लिखा है देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी में आप फ्रीली अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, देयर इज रिस्ट्रिक्शन, समझे बात ना। बट पब्लिक कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यू कैन इजीली ट्रांसफर योर शेयर टू सम अनदर पर्सन। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, किस केस में आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है और किस केस में ऑप्शनल है। तो प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी, मतलब जितने प्राइवेट कंपनी है सभी कंपनी अपना एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद का बनाएगा। बट पब्लिक कंपनी के केस में है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है। इन केस ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल फर्स्ट इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी अप्लाइड, मतलब कि पब्लिक कंपनी में आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ का शेड्यूल फर्स्ट का अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो टेबल एफ में ऑटोमेटेड पहले से बने बनाए जो आर्टिकल्स है वो प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे पब्लिक कंपनी केस में, क्योंकि यह नेसेसरी नहीं है। नंबर्स ऑफ डायरेक्टर, बच्चे प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर चाहिए। यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड, बच्चे इट इज कंपल्सरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के अंत में देखते हुए ना पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, लगा होता है, जो भी नाम है नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा, ठीक है। ये प्राइवेट लिमिटेड इंडिकेट करता है, प्राइवेट इंडिकेट कर रहा है कि प्राइवेट कंपनी है, और लिमिटेड इंडिकेट करता है कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है शेयर्स के फेस वैल्यू तक। और पब्लिक कंपनी के अंत में नाम में एलटीडी लिखा रहता है, लिमिटेड, ठीक ना। तो प्राइवेट कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड, ठीक ना, ये नाम के अंत में लगा रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डन, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चे 1 पर्सन कंपनी का, ओपीसी का। ये एक नया तरह का कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है तभी से ये कंपनी भी आया है, उससे पहले नहीं था। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही ओनर होगा उसे 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, या अ कंपनी विथ ओनली 1 मेंबर, एक ही मेंबर होता है उसको ओपीसी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, एक ऐसा कंपनी जिसमें एक ही पर्सन मेंबर हो उसको ओपीसी कहते हैं। अब ओपीसी के बारे में आप कुछ रूल्स जान लीजिए कि ओपीसी में क्या क्या अप्लाई होते हैं। तो फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन ओपीसी। ओपीसी में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। मेंबर ऑफ द
ऑफ ओपीसी, ओपीसी का मेंबर कौन हो सकता है? तो बच्चे ओनली नेचुरल पर्सन, जैसे जैसे याद रखो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट ओपीसी वन पर्सन कंपनी, कि वन पर्सन कंपनी कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, मतलब कोई दूसरा कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकता है। ओपीसी केवल नेचुरल पर्सन ही, हम या आप जैसे लोग खोल सकते हैं। ओनली नेचुरल पर्सन कैन स्टार्ट ओपीसी, और वो नेचुरल पर्सन भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरे देश का सिटीजन ओपीसी नहीं खोल सकता क्योंकि ये इंडिया में है, समझ बात ना। तो ओपीसी कोई नेचुरल पर्सन स्टार्ट कर सकता है और इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट। अब सेकेंड पॉइंट है पेड अप कैपिटल के बारे में। जो अभी आप ये वर्ड पेड अप कैपिटल सुन लो, आगे हम इसको बताएंगे डिटेल में। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब कैपिटल के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस दिमाग में बैठा लीजिए पेड अप कैपिटल के बारे में, अगले क्लास में बताएंगे पेड अप कैपिटल, तो समझ में आएगा, ठीक है। कि पेड अप कैपिटल जो होगा वो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। पेड अप मतलब जो पब्लिक ने पे किया है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 50 लाख। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है पेड अप कैपिटल तो उस ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने की नीड पड़ेगी अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख को एक्सीड करता है। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, एक पर्सन एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है, ये नहीं कि एक पर्सन कई सारे ओपीसी स्टार्ट करेगा, नेवर। पर्पस, बिजनेस पर्पस ओनली, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस। बच्चे ओपीसी जो स्टार्ट किया जाएगा वो बिजनेस पर्पस के लिए ही किया जाएगा, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे डिस्कस करते हैं और इसके बारे में कि ऑल प्रोविजंस ऑन प्राइवेट कंपनी शेल अप्लाई ऑन ओपीसी। ऑल प्रोविजंस ऑन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे जितने भी प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस ओपीसी पे अप्लाई होते हैं। इसलिए तो हम कहते भी हैं कि ओपीसी का मतलब क्या है? अ प्राइवेट कंपनी विथ ओनली 1 मेंबर, एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होगा उसको ओपीसी कहते हैं, ठीक ना। सारे रूल्स प्राइवेट कंपनी वाले अप्लाइड है, बस मेंबर एक है और कुछ यहाँ पे एग्जम्पशन भी है। इसके बाद है एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब कि पिछले 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है, एवरेज 3 साल के टर्नओवर को 3 से डिवाइड करने पे जो एवरेज है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअली। अगर हो रहा है तो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट ओपीसी इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। जैसे मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उस ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने की नीड पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। बच्चे ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम 15 होता है। ओपीसी आर एग्जम्प्टेड, ओपीसी में किस किस चीज की के लिए ओपीसी एग्जम्प्ट होता है, कौन कौन सी चीजों में इनको छूट मिलता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपीसी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपलसरी नहीं है, दे आर एग्जम्प्टेड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग करने के लिए भी ओपीसी में एग्जम्प्ट होता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए ओपीसी के ही फीचर्स में। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डिस्कस कर लिया, अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिस्कस करते हैं। नामी में है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब इसमें शेयर होल्डर्स की, इसमें जो मेंबर्स है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अमाउंट ऑफ गारंटी, जिसने जितना गारंटी दिया है उतने तक, ठीक ना। आपने पार्टनरशिप में भी गारंटी टॉपिक पढ़ा था ना लास्ट में फंडामेंटल्स वाले में, सेम वैसे ही कि कोई शेयर होल्डर्स है जिसने गारंटी दिया, मैंने गारंटी दिया कंपनी को 5 लाख तक का लॉस मैं बियर कर सकता हूं, किसी ने गारंटी दिया 2 लाख तक का लॉस, तो जिसने जितनी गारंटी दिया है फर्म जब बंद होगा तो उतने तक का लॉस के लिए वो लायबल है, वो पे करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ सच अ कंपनी the liability of the members is limited to the extent of guarantee given by them। इस केस में क्या है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है
up to the amount of guarantee given by them in the event of winding up of the company। कि अगर कोई मेंबर गारंटी दिया है कि वाइंडिंग अप के टाइम में, फर्म के कंपनी के बंद होने के टाइम में इतने तक का लॉस मैं बियर करूंगा, मैं मतलब जिसने गारंटी दिया है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। सेकेंड पॉइंट है द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसने गारंटी दिया है वाइंडिंग अप के टाइम में कि फर्म बंद होते वक्त अगर फर्म के सारे एसेट्स को बेच के क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए कम पड़ रहा है तो 2 लाख तक का लॉस की गारंटी मैं लेता हूं, तो 2 लाख तक वो देगा। समझे बात ना? तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हुआ, नोट कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। नाम में ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कि प्राइवेट, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में क्या होता है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसे ही एक कंपनी भी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और ये कंपनी इंडिया में नहीं है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट टू द ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें मेंबर्स के लाइबिलिटी का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट मींस व्हेन अ कंपनी सफर लॉस, जब कंपनी को लॉस होगा, एंड कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेप्ट, अगर कंपनी का प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है कंपनी को डेप्ट को पे करने के लिए, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर। समझिएगा, इट मींस व्हेन द कंपनी सफर लॉसेस, जब कंपनी को लॉसेस होगा, एंड कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेप्ट, कंपनी का एसेट सफिशिएंट नहीं है कि कंपनी अपने डेप्ट को पेमेंट करे, देन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, विल बी यूज टू मीट द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के क्लेम को मीट करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच अ कंपनी इज टू हाई, रिस्क बहुत ज्यादा है ऐसे कंपनी में कि पता नहीं कि कब कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो तो मेंबर्स का सारा एसेट्स ही खत्म ना हो जाए। समझ बात ना? ये नहीं कि उसको मतलब ऐसे कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ये नहीं पाया था, इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट के परमिशन के बावजूद भी इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है। बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है। बच्चे, लिस्टेड कंपनी के बारे में पहले पढ़ते हैं। नाम में ही है लिस्टेड, जो कंपनी के लिस्ट में शामिल है, अनलिस्टेड जो लिस्ट में शामिल नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं। लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स और डिवेंचर आर लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिनके शेयर्स और डिवेंचर कंपनी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी आर फ्रीली ट्रेडेड। देखो, सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी के जो शेयर डिवेंचर है फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब दे कैन बी सोल्ड और परचेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जनरली जो पब्लिक कंपनी होता है वो लिस्टेड कंपनी होता है जनरली। अनलिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स और डिवेंचर आर नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में जिनका सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होता है उसको अनलिस्टेड कहते हैं। एंड दे आर नॉट फ्रीली ट्रेडेबल, वो फ्रीली सेल नहीं हो पाता है, परचेज सेल। एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अ पब्लिक कंपनी में और मे नॉट बी लिस्टेड। एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज एन अनलिस्टेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी हमेशा अनलिस्टेड ही होता है। प्राइवेट कंपनी में आपको हम पढ़ाए भी थे जब रेफरेंस बता रहे थे, तो कि प्राइवेट कंपनी में आप अपने सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं। तो जनरली पब्लिक कंपनी लिस्टेड होता है, प्राइवेट अनलिस्टेड होता है। बट पब्लिक कंपनी मे बी लिस्टेड, मे नॉट बी, बट प्राइवेट ऑलवेज अनलिस्टेड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये सब बस थ्योरी पोर्शन है, शुरुआत में बेसिक हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है,
ओके अब बच्चे हमारा आज के क्लास में मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या है, शेयर्स कैपिटल क्या होता है, शेयर्स के टाइप्स क्या हैं, ये कल के क्लास में थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस का अगर में एडमिशन लेना चाहते हो तो गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है ये वाराणसी में लंका पे है। अगर किन्हीं बच्चे को एडमिशन चाहिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में तो सीट अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी एडमिशन चाहिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप लंका पे आएंगे BHU के नजदीक तो रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी एडमिशन चाहिए आप ऑफलाइन सेंटर में हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में किस किस कोर्सेज की पढ़ाई होती है तो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोई भी बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, ISC हो या स्टेट बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम में सभी इस बोर्ड का प्रिपरेशन होता है 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनका उद्देश्य होता है कि आफ्टर 12th हम BHU DU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, उन बच्चों के लिए हम लोग CUET का प्रिपरेशन भी करवाते हैं BHU DU AU टारगेट करके। इसमें BCom और MCom एंट्रेंस के कोर्सेज के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। जिन बच्चे को एडमिशन चाहिए नया बैच अवेलेबल है CUET का, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या हमारे ऑफिस में विजिट करके। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है, जिनको एडमिशन चाहिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। इसके साथ ही बच्चे अभी हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का न्यूली स्टार्टेड बैच है। जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है नए बैच में वो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। इसके साथ ही हम लोग CUET का एक बैच स्टार्ट किए हैं। CUET में बीकॉम के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे को CUET बीकॉम के लिए एडमिशन चाहिए वो CUET बीकॉम के एडमिशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफिस में विजिट करिए। ये बैच जस्ट नया बैच स्टार्ट हुआ है, सीट लिमिटेड है, इसलिए जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर करिए ताकि जो सबसे टफ चैप्टर है वो सबसे इजी वे में आपके दोस्तों को भी और आपको भी समझ में आ सके। आपका शेयरिंग जो होता है मुझे सपोर्ट करता है, इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी 8-10 कॉमर्स स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये आपके साइड से मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।